नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हालचाल यूपी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जिलाध्यक्ष महाराजगंज श्री भागवत सिंह जी। आप लगातार 8वीं बार संगठन के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं। हम आज चर्चा करेंगे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के गठन की जरूरत क्यों पड़ी और यह कैसे अपना काम करती है राज्य कर्मचारियों के हित के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले बता दीजिए आपकी राज्य कर्मचारी संघ परिषद गठन की जरूरत क्यों पड़ी। सन 1962 से जो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी थे जी, उनके सामने तमाम समस्याएं थी, जैसे कर्मचारियों का अनावश्यक छटनी कर देना, आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को लेना, केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में जमीन आसमान का अंतर होना, एक ही समान पद पर केंद्र का कर्मचारी उसी शहर में रहने वाला अलग महंगाई भत्ता पाता था, अलग वेतन पाता था। इन सब समस्याओं को लेकर के एक उचित प्लेटफार्म की आवश्यकता थी, जिसको हमारे जो कर्मचारी पुरोधा थे 26 फरवरी 1966 को राज्य कर्मचारी संघ परिषद की उन्होंने स्थापना किया। इसका मूल उद्देश्य था कि कर्मचारी समस्याओं को सरकार के सामने उचित प्लेटफार्म पर ला करके उनका समाधान करना, ये उद्देश्य था उनका। तो इसमें कितने विभागों के संगठन इसमें शामिल होंगे करीब? जिस समय कर्मचारी समाज उद्वेलित था अपनी समस्याओं को लेकर के, जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने के लिए एक बट वृक्ष के रूप में राज्य कर्मचारी संघ परिषद आया। जिस समय मैं 91 से इसमें हूँ, परिषद में 315 संगठन हुआ करते थे। कालांतर में चलते हुए जो हमारे पुरोधा थे इसके, स्वर्गीय पीएन सुकुल साहब, जो इसके उस समय संस्थापक अध्यक्ष थे, और स्वर्गीय बीएन सिंह साहब, ये इसके संस्थापक मंत्री हुआ करते थे। इनकी योग्यता को देखते हुए, इनकी वाकपटुता को देखते हुए, इनकी कानून और नियमों पर पकड़ को देखते हुए तत्कालीन सरकारों ने इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और विधान परिषद का सदस्य भी दोनों लोग रहे। कालांतर में कुछ कर्मचारी नेताओं के मन में कुछ इस तरह की भावना आई कि यदि हम भी अध्यक्ष हो जाते तो शायद हम भी राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य हो जाते। इसको लेकर के कालांतर में कुछ कर्मचारी नेताओं ने इससे बगावत करके, हालांकि जो चुनाव हुआ उसमें भी हारे हुए लोग थे, उन्होंने इसमें तोड़ने फोड़ने का काम किया और किसी परिषद के पैड का दुरुपयोग करते हुए अलग पैड उन्होंने अपना संचालित किया, जिससे हमारे कर्मचारी राज्य कर्मचारी संघ परिषद में आज की तिथि में ईमानदारी से मैं कहूँ तो प्रदेश स्तर पर हमारे ही पैड का प्रयोग करने वाले 2 अन्य संगठन पैरेलल चल रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे साथ प्रदेश में लगभग 265 संगठन, विभिन्न विभागों के 265 संगठन हमारे साथ हैं वर्तमान में सर। और जिसके हमारे वर्तमान में जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर हरकिशोर तिवारी हैं, जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर संघ के हैं, और इसके प्रांतीय महामंत्री जो हैं वो आदरणीय शिवरन सिंह यादव हैं, जो राजव संघ रमी संघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस परिषद का तो कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ होगा रजिस्ट्रेशन जी, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर दूसरा आदमी कैसे उसको यूज करेगा? सर, इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार शासन में, सरकार के सामने और रजिस्ट्रार चिट फंड के सामने ये अपनी दलील दी कि जब हमारे नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है तो इस पैड का प्रयोग दूसरा व्यक्ति कैसे करता है। एक उदाहरण के तौर पे बताएं, हम महाराजगंज में हैं, अगर रमेश मेडिकल स्टोर के नाम से आपके मऊ पाकड़ में एक मेडिकल स्टोर की दुकान को लाइसेंस दे दिया जाता है, तो रमेश मेडिकल स्टोर के नाम से पुणे उसी मऊ पाकड़ में कोई दूसरा लाइसेंस इशू नहीं होता है। ये टेक्निकल है पॉइंट। लेकिन सरकारों का जो चरित्र है, डिवाइड एंड रूल, यानी आप कर्मचारियों में फूट डालें और शासन करें, उसको लेकर के हमारी कई बार शासन में अर्जी लगी कि इसको आप बंद करावें, लेकिन शासन और सरकार द्वारा केवल आश्वासन दिया गया, उसको बंद नहीं कराया गया। हाँ, कि ये लोग फूट में रहेंगे तो ये लोग दबाव नहीं बना पाएंगे। जी, उसका मेन उद्देश्य यही है कि जब कभी आंदोलन की बात आती है, हम कर्मचारी समस्याओं को लेकर के उद्वेलित होते हैं, आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं, सरकार को अपना नोटिस देते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम नोटिस दिया कि हम 5 दिसंबर से कर्मचारी समस्याओं को लेकर के धरना देंगे या हड़ताल पे जाएंगे,
तो सरकार क्या करती है कि जो हमारे ही पैड का प्रयोग करने वाले अन्य संगठन है उनके अध्यक्ष मंत्री को ला करके टीवी के सामने खड़ा कर देती है कि हम तो अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिससे हमारा कर्मचारी समाज का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ता है। सरकार की केवल मंशा, सरकार की ये देन है कि आज ये विभिन्न जो नकली कह लीजिए या हमारे पैड का गलत प्रयोग करने वाले लोग हैं वो सरकार में फल फूल रहे हैं। इस समय राज्य कर्मचारियों की प्रमुख समस्या क्या है जिसकी आप लोग लड़ाई कर रहे हैं? राज्य कर्मचारियों की वर्तमान में समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। कारण ये है कि जो सरकारें हैं वो अब कर्मचारियों को अपने दोयम दर्जे का नागरिक समझती हैं। आपने देखा होगा कि 2004 के बाद केंद्र सरकार ने और 2005 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती होने वाले सभी राज्य कर्मचारियों की पेंशन छीन ली, जबकि पेंशन एक ऐसा मुद्दा था कि जो अंग्रेजों के जमाने में जो बड़ा क्रूर शासन माने जाते थे उनके जमाने से भी पेंशन राज्य कर्मचारियों को मिलती थी। और कर्मचारी जिंदगी भर जवानी में आता है, बुढ़ापे में लौटकर अपने परिवार में जाता है। उस समय उसके पास शेष कुछ नहीं होता हाथ में। बुढ़ापे का सहारा उसका केवल पेंशन होता है, जिसके आधार पर उसके बच्चे, उसके नाती उसकी सेवा करते हैं। परिवार जुटा रहता है, परिवार उससे जुटा रहता है। आज का जो परिवेश से देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को अलग अपनी मतलब परिवार का मतलब मियाँ बीवी बच्चों तक है, माँ बाप उस परिवार में कहीं आज के परिवेश में नहीं आते। तो कम से कम वो पेंशन का एक लालच था कि कम से कम वो बुजुर्ग हमारे परिवार में रहेगा, पेंशन मिलेगी, उसका कुछ आय उससे रहेगी, तो कम से कम उसी के बहाने वो सेवा करते हैं। लेकिन आज वो भी सरकार ने छीन लिया। तो हमारी पहली मांग वही है कि कर्मचारियों की आप पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। इस पर सरकार से कई बार वार्ता हुई, सरकार कहती है कि बहुत अच्छी, हमने एनपीएस लागू किया है वो बहुत अच्छा है। इसलिए हम कर्मचारियों का ये सरकार से अनुरोध है कि अगर ये नई पेंशन व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आप अपने पे भी लागू करें। सरकार ने विधायक, सांसद इन लोगों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर रखी है और हमें नहीं दे रही है। तो अगर इतनी अच्छी है आप अपने को भी वही नई ले लें, या तो अगर अपनी पुरानी ले रहे हैं तो हमको भी पुरानी दे दें। तो हमारी पहली मांग यही है। दूसरी मांग यह है कि हम रोकेंगे आपको। ये पुराने पेंशन की लड़ाई है यहाँ, इसमें आप लोग कहाँ तक सफलता मिली है, वो किस उम्मीद है कि नहीं आगे? पुरानी पेंशन व्यवस्था में आपको बताएं कि हम लोग 2005 में ड्राफ्ट हुआ और 2008 में आकर के राष्ट्रपति ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया, जो भी नियम बना। उसके बाद हम लोग के संज्ञान में आया, तब से हम निरंतर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी 2013 में, तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश से एक आंदोलन जिलों से चलाते हुए साइकिल यात्रा लेकर के हम दिल्ली गए थे। वहाँ पर कांग्रेस सरकार की जो मुखिया थे उन्होंने, उस समय के सांसद हुआ करते थे जगदम्बिका पाल जी, वो अपना प्रतिनिधि बना करके हमारे बीच में भेजे थे। उन्होंने आके कहा था कि हम सरकार का प्रतिनिधि बन करके आए हैं आपकी बात सुनने के लिए, और इस पर सरकार के साथ विचार कर रही है, आपकी मांग वाजिब है, इसको लागू किया जाएगा। दुर्भाग्यवश वो सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आई। इस सरकार में भी हम लोग कई बार इस आंदोलन को चलाए। 2015 में हमारा 11 दिवसीय हड़ताल चला था, जिसमें सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा लोगों को हाईकोर्ट में भेज करके उसको स्थगित करा दिया था। लेकिन तब भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी इस मांग पर विचार करके इसको लागू करने का कोशिश करेंगे। हमारे आंदोलन का इतना रिजल्ट आया है कि अब भाजपा को छोड़ करके जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं देश में, उन्होंने सबने अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में ये पहले नंबर पर डाला है कि हम सरकार में आते हैं तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। कुछ राज्यों में तो पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया। 5 राज्यों में इस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल है। जैसे पुरानी पश्चिम बंगाल ने तो नई पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू ही नहीं किया, वहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था शुरू से चल रही है। इसके बाद पंजाब ने नई पेंशन व्यवस्था घोषणा कर दिया है, राजस्थान ने घोषणा कर दिया है, छत्तीसगढ़ ने घोषणा कर दिया है और झारखंड ने घोषणा कर दिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी अपने यहाँ पुरानी पेंशन देने की घोषणा की है। हालांकि वो एलजी के अधिकार में है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो सरकार वर्तमान में है शासन में, इन राज्यों को देखते हुए और कर्मचारी समस्याओं को देखते हुए इस पर विचार करेगी, इसको लागू करेगी, ऐसा हमारा विचार है और मत है 2024 में। सरकारी विभागों में इस समय कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियां हो रही हैं, तो उसका कितना भविष्य रह रहा है? हमारी जो दूसरी प्रमुख मांग है यही कि जहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो काम करते हैं, जो पिरामिड पहले था वो नीचे जो था त्रिकोण के समान था कि नीचे ज्यादा था ऊपर कम था, यानी काम करने वाले लोग ज्यादा थे। आज वो उल्टा हो गया है, काम करने वाले लोग कम हैं और ऊपर जो उनकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।
हमारे जैसे स्वास्थ्य विभाग का उदाहरण लीजिए, एक CHC पे कम से कम पहले 8 BSW हुआ करते थे मेल, 4 हेल्थ सुपरवाइजर हुआ करते थे, 2 हेल्थ इंस्पेक्टर हुआ करते थे, एक SPS हुआ करते थे। कुल मिलाकर के 16-17 हमारी सुपरवाइजरी कैडर हुआ करता था और कम से कम 6 फीमेल सुपरवाइजर हुआ करती थी। आज स्थिति ये है कि हमारे पास केवल 2 सुपरवाइजर बचे हैं हमारे यहाँ। यही स्थिति हर विभागों की, यानी काम करने वाले लोग कम हो गए। पहले शासन में बैठा हुआ हर विभाग का एक प्रमुख सचिव हुआ करता था। आज स्थिति है, आप सचिवालय में चले जाए, वहाँ विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, प्रमुख सचिव, यानी मुख्य सचिव, कितने सचिव एक विभाग में आप गिन नहीं सकते हैं। तो जिनको काम करना उनकी संख्या कम हो गई और ऊपर जिनको मॉनिटरिंग करना उनकी संख्या बढ़ती गई। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जो पदों का आपने पहले सेंशन कर रखा था आज के 40 साल पहले, जबकि जनसंख्या आज कई गुना बढ़ गई है, पद सेंशन नहीं हुए, लेकिन जो पद आपने सेंशन कर रखा था उन पदों पर पूर्णतः भर्ती करें। और जो आप ठेकेदारी प्रथा से ले रहे हैं इनको आप बंद करें, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में लेने वाले कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। उदाहरण के तौर पे कर्मचारी जो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आ रहा है वो 20,000 रुपए के मानदेय पे आ रहा है, विभाग उसको 20,000 पेमेंट करता है सर्विस प्रोवाइडर को, वो काट करके उस कर्मचारी तक 12,000-13,000 रुपया दे रहा है। उसका भविष्य तो नहीं, बीच में निकाल देगा, फिर कहाँ जाएगा। और जहां उसने अपने उसके बारे में चर्चा किया कि हमारा भाई हमको 20,000 विभाग दे रहा है, आप हमको 12,000 दे रहे हैं, जहां उसने विरोध किया तहाँ वो दूसरे दिन निकाल के बाहर कर दिया जाता है, यानी उसका भविष्य भी असुरक्षित, रोजगार नहीं मिलेगा उसको, रोजगार नहीं बीच में रोजगार लाना पड़ेगा। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि ये व्यवस्था है, आप सर्विस प्रोवाइडर वाली संविधान कम ही वेतन दीजिए, लेकिन उसको स्थायी करिए, अस्थायी करिए। और तीसरी चीज, तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें संविदा के आधार पर इन्होंने कर्मचारी आज 25 साल 30 साल से रखे हुए हैं, जो आज लगभग रिटायरमेंट की कगार है, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 55 साल है। तो सरकार से हम लोग की ये मांग है कि जिनको आपने 30 साल 25 साल 20 साल से विभाग में रख करके आप काम करा रहे हैं और उस परमानेंट कर्मचारी के ही पैरेलल काम करा रहे हैं, तो कम से कम अब तो उनको आप नियमित कर दें, ये हमारी प्रमुख मांग है। और इसी तरह से हमारी करीब 21 मांगे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि चिकित्सा व्यवस्था की बात थी, अभी कर्मचारी बीमार पड़ता था, उसको कहीं कहीं जाकर के अपना इलाज कराता था, वाउचर देता था, 3 लाख का वाउचर हुआ, विभाग ने भेजा सीएमओ साहब के वहाँ, उन्होंने अपना उसमें अपने विवेक से काट पीट करके आधा करके पास किया। इस पर हम लोग की लड़ाई चल रही थी कि आप जैसे आयुष्मान योजना के तहत दे रहे हैं लोगों को सुविधा, तो कर्मचारियों को भी आप एक कार्ड बनवा दें जिसमें उनका इलाज हो और उसको वो पैसे का टेंशन न रहे। तो इस पर गवर्नमेंट ने आश्वासन तो दिया, हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि मैं इसको लागू कर दूंगा 2015 में, 2022 समाप्त होने वाला है। सरकार ने दीनदयाल कैशलेस कर्मचारी योजना लागू किया चिकित्सा की, लेकिन स्थिति है किसी भी विभागों में भी कार्ड नहीं बन रहे हैं। कहा गया था हर विभाग से कर्मचारी की ट्रेनिंग कराई जाएगी, अभी तक ना कहीं ट्रेनिंग शुरू हुई। और दूसरा जो सुनने में आ रहा है, इसमें भी सरकार टांग अड़ाने जा रही है कि जो इन्होंने आयुष्मान के हॉस्पिटल इसमें लिए हैं उसमें उन्होंने 5 लाख की सीमा निर्धारित हाँ, वो तो हो गया कि उसमें केवल 5 लाख तक का होगा। तो एक बैक डोर से उसमें भी इन्होंने काट छांट करने का काम किया है। तो हम लोग की मांग ये है कि आप उसको उसी रूप में लागू करें जैसे पहले था, कि उसमें कोई लिमिट। प्राइवेट में कराएंगे तो 5 लाख उसकी सीमा है, सरकारी में कराएंगे कोई सीमा नहीं है जी। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिसकी हमारी सरकारी चिकित्सालयों में व्यवस्था नहीं, तो मजबूरी में जाकर के वो प्राइवेट में कराता था और पहले भी कराता था जबकि उसका भुगतान होता था। तो हम लोगों की मांग यही है कि उसमें आप कोई वो सीमा वाली चीज को ना बांधें और जिससे कर्मचारियों का कुछ भला हो सके। तमाम भत्ते हैं सर जो हमको पहले से मिलते रहे हैं, जैसे परिवार को नियोजित करने का, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, सरकार बड़ा इस पे जोर दे रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। कर्मचारी अपने आप को खुद नियंत्रित किए हुए था, पहले से सरकारों द्वारा एक प्रोत्साहन के रूप में उनको परिवार नियोजन भत्ता मिलता था, जिससे कर्मचारी अपना परिवार सीमित रखता था, 2 से ज्यादा अपना परिवार नहीं बढ़ाता था, उस पर एक स्पेशल इंक्रीमेंट उसको मिला करता था। सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। अन्य तमाम भत्ते हैं जैसे सिटी अलाउंस है, तमाम ऐसे भत्ते हैं, व्हीकल अलाउंस है, स्नातक भत्ता है, ये सारे भत्ते सरकार ने बंद कर दिए। तो सरकार से भी मांग है कि जो भत्ते हम नए की बातें नहीं कर रहे हैं, जो हमको मिलता था उसको तो आप दें। आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी अपनी मांगों को लेकर के? हमारी मांगों को लेकर की यही रणनीति है
कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी बात बार बार ही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ आप बैठ करके हमारी वाजिब मांगों पे आप विचार कर लें। आपको लगता है कि इनकी मांगे वाजिब हैं तो उन मांगों को आप पूरा करें, क्योंकि कर्मचारी सरकार की योजनाओं को धरातल पे ले जाने का काम मंत्री या विधायक नहीं करते हैं। वो योजनाएं बनाते हैं लेकिन धरातल पे ले जाने का काम वो कर्मचारी करता है, जिससे आपकी छवि बनती है, जिससे जनता उन सरकारी योजनाओं का लाभ पाती है। और जब वही कर्मचारी परेशान रहेगा मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तो सरकार की योजनाओं को किस तरह से ले जाएगा धरातल पे। तो इस पर आपको विचार करके जो हमारी वाजिब मांग है, हम नहीं कहते कि हमारी 20 मांगे आप 20 पूरा करें, लेकिन जिसमें वाजिब है, जिसको लगता है कि इसके बिना कर्मचारी समाज का अस्तित्व मिट जाएगा, उन मांगों को आप मान लें। ये हमारा सरकार से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये संदेश है। और यदि इसके बाद भी नहीं सरकार मानती है तो हम क्रमबद्ध तरीके से, अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने में हमने 17 तारीख को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम दिया था। हम जो धरने का कार्यक्रम देते हैं उसका केवल उद्देश्य होता है कि सरकार के ध्यान को आकर्षित करें कि हमारी मांगे हैं उसको आप सुने। इसके बाद फिर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे आंदोलन हमारा जैसा शीर्ष नेतृत्व देगा उस तरह से हम आंदोलन को जाएंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि हमारी मांगे वो माने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम फिर आपसे बात करेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक नमस्कार। धन्यवाद सर।